मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 नंबरिया क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से एकदम अति महत्वपूर्ण है। और आप ही लोग के लिए सुंदर लाइन लिखा गया है कि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। और इस टाइम पे समझिए जोश जुनून एकदम हाई रहना चाहिए, ठीक है ना। बस समझिए कि अब आपके एग्जाम में बस ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, बस कुछ ही दिन बचे हैं। लेकिन कुछ ही दिन बचे हैं ना, बस इसी कुछ दिन में कुछ ऐसा काम कर जाना है, इतना मेहनत कर देना है ना कि एग्जाम में समझिए कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस वही जो क्वेश्चन आप लोग को हम देते हैं ना, जो समझाते हैं, बस मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, बस इसको कंप्लीट करते रहिए। वादा है आप लोगों से कि एग्जाम में तांडव आप ही लोग करेंगे। बस यहाँ से हार मत मानिए, मायूस मत होइए, बस अपने मेहनत पर विश्वास रखिएगा और अपने बस मेहनत करते रहेगा। बस क्योंकि देखिए मेहनत ही आप लोग को क्या करता है कि वही आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। तो मेहनत से कभी हारना नहीं है, डीमोटिवेशन कितना हावी होके, बस इतना याद रखना है कि हमारी मेहनत कभी धोखा नहीं दे सकती है, हम लोग अच्छा स्कोर जरूर करेंगे। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग फिजिक्स के 10 VVI, ठीक है ना, हम आप लोग को बताएंगे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आते हैं पहला क्वेश्चन, मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि वैद्युत अनुनाद को समझाइए। देखिए ये आप लोग परिभाषा रटते हैं ना, रटिए मत, खाली आप लोग मेरा वीडियो देखिए, याद हो जाएगा, ठीक है ना। हम आप लोगों को परिभाषा रटने नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग सिर्फ मेरा वीडियो देखिएगा, परिभाषा याद हो जाएगा, ठीक है ना। जो आप लोग रट्टा मारते हैं ना, वो रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। देखिए वैद्युत अनुनाद क्या होता है ना कि कोई मान लीजिए कि चालक तार है, ठीक है ना, चाहे कोई चालक वस्तु है, यदि मान लीजिए कि हम ओकरा में धारा प्रवाहित करता नहीं, मान लीजिए कि हम ओकरा में धारा प्रवाहित करता नहीं और चालक तार कंपन कर लगल, कांपे लगल, का होल कांपे लगल। जैसे मान लो कि थोड़ा मोटा ठंडा बही तो हम ना कांपम, हम वैसे भाई नॉर्मल, मान लीजिए वो ठंडा हवाएं चल रही हैं, मान लीजिए ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो हम कांपेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही ठंडा ज़्यादा होगा, ठीक है ना, जैसे ही ठंडा ज़्यादा होगा वो हमको कांपा देगा, तो वह हवा क्या होगा, वो हवा हो जाएगा अनुनाद, समझ गए ना, यानी हमको कांपा दे, ठीक है ना, हमको कांपा दे। वैसे ही आप लोग का वैद्युत अनुनाद क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपका यहाँ पर चालक तार है, ठीक है ना, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, कोई चालक तार है, इस चालक तार में हम धारा प्रवाहित करें, इस चालक तार कंपन कर गया, ठीक है ना, इस चालक तार कंपन कर गया, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, वैद्युत अनुनाद कहते हैं। याद हो गया ना, बताइए, रट्टा मारना पड़ा, नहीं मारना पड़ा। यानी आप लोगों को एग्जाम्पल से भी दे दिए कि ठंडी हवाई ऐसे चली कि आप लोग को कपा दी, तो इस केस को, इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, वैद्युत अनुनाद कहेंगे। तो ओकरे कॉपी पेस्ट एकरा में कर दीजिए कि कोनो चालक तार है, जब एकरा में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जब ये कंपन कर जाएगा ना, तो इस इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, हम लोग वैद्युत अनुनाद कहेंगे। 2 नंबर में आइए, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं, बताइए। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं एकदम सिंपल है, आप लोग याद रखिएगा कि जो धन आवेश होता है इससे निकलता है, ठीक है ना मेरे भाई। आप लोग बताइएगा वैद्युत, देखिए यहाँ का बताना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्या समझते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से हम यही समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में क्या करती हैं, ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। बस यहाँ से क्या करना है मेरे भाई, यहाँ से आप लोग को ये छोटे मोटे वर्ड लिख देने हैं, ठीक है ना, कि धन आवेश से निकलती हैं, ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं, यह कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा बतलाती है, इससे हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। बताइए, एकदम रट्टा मारना पड़ा, रट्टा मारना नहीं है। आप लोग लिखिए, आप लोग मेरे साथ बोलिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं से हम यह समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से लंबवत निकलती हैं और धन आवेश से लंबवत निकलती हैं और ऋण आवेश में लंबवत प्रवेश करती हैं और इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा बतलाती है, इसे हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। बस खत्म हो गया। यहाँ से आते हैं 3 नंबर में, देखिएगा कि संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन समझाइए। देखिए अब एग्जाम में संधारित्र का श्रेणी क्रम आए या संधारित्र का समानांतर क्रम है, दोनों में हम आपको बताते हैं। देखिए संधारित्र के श्रेणी क्रम में हम आपको क्या बताएं, याद रखेंगे मेरे भाई, हम आपको यहाँ से दोनों बताते हैं, दोनों श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों बताते हैं।
हैं। यहाँ से मेरे भाई हम आप लोग को एक नंबरिया क्लास में हम आप लोग को चिल्ला चिल्ला के, ठीक है ना, प्यार से आप लोग को समझाएं। श्रेणी क्रम यहाँ लिख देते हैं और यहाँ आप लोग को हम समांतर क्रम लिख देते हैं, और दोनों में आप लोग को हम बहुत बढ़िया से बहुत प्यार से समझाए हैं कि श्रेणी क्रम में बहुत जो आवेश होता है ना, श्रेणी क्रम में जो आप लोग का आवेश रहता है वह आप लोग का स्थिर रहता है ना। आवेश स्थिर कहने का मतलब है कि अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है। और यहाँ से जो विभव होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो यहाँ से विभव होता है वह बट जाता है, ठीक है ना। वह क्या होता है, यहाँ से विभव बट जाता है। और आप लोगों को समानांतर क्रम में क्या बताए हैं कि यहाँ से आप लोग का आवेश बट जाता है, ठीक है ना। आवेश मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या होता है कि आपका आवेश यहाँ से बट जाता है। और यहाँ से जो आपका विभव रहता है, ठीक है ना, ये हम आपको बताए हैं कि विभव आप लोग का समान रहता है। ये हम आप लोग बताए ना कि विभव क्या रहता है, विभव समान रहता है। कहेगा जी सर बिल्कुल आप बताए हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ श्रेणी क्रम दें या समानांतर क्रम दें, दोनों में आपको बताते हैं। देखिए, जब श्रेणी क्रम दिया है तो लिखिएगा कि संधारित्रों का ऐसा क्रम, बस एक से लिख देना है। देखिए परिभाषा एक से बनेगा, मेरे साथ बोलिए, संधारित्रों का ऐसा क्रम जिसमें आवेश स्थिर रहेगा लेकिन विभव बढ़ जाएगा तो उस क्रम को श्रेणी क्रम कहते हैं। हो गया परिभाषा, खत्म। समानांतर क्रम में क्या लिखिएगा, संधारित्रों का ऐसा क्रम जिसमें आवेश बढ़ जाता है लेकिन विभव समान रहता है तो ऐसे क्रम को समानांतर क्रम कहते हैं। कमेंट बॉक्स में बोलिएगा जी सर याद हुआ कि नहीं। कमेंट बॉक्स में मेरे भाई फुल जोश फुल एनर्जी के साथ बताइएगा याद हुआ कि नहीं हुआ। याद हो गया ना, बस आप लोग को ऐसे लिख देना है। इसका फिगर बनाना होगा तो आप लोग फिगर ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे जब आप लोगों को फिगर बनाना होगा तो यहाँ ला के आपको क्या करना होगा, यहाँ आवेश को जोड़ दीजिएगा, प्लस माइनस हो गया। क्या बोलते हैं, अब एक क्रम जोड़ना होगा तो यहाँ से आप ऐसे ले जाके ऐसे कर दीजिएगा, यहाँ से ऐसे कर दीजिएगा, यहाँ से लाके बैटरी जोड़ दीजिएगा, ये थोड़ा सा बड़ होगा, ठीक है ना। यहाँ से लाके ऐसे जोड़ दीजिएगा, हो गया। ये इसका फिगर हो गया, ये इसका फिगर हो गया। इसको आप लोग C1 कर लेंगे, इसको C2 कर लेंगे, इसको C1 कर लेंगे, हाँ इसको आप C2 कर देंगे। यहाँ से बस आपको लिख देना है कि C इक्विवेलेंट जो होता है वह आपका C1 C2 बाटा में C1 प्लस C2 होगा। यहाँ से लिख देना है कि C इक्विवेलेंट जो वो आपका C1 प्लस C2 होगा। खत्म हो गया। बताइए, दोनों बता दिए, एक वो सवाल था लेकिन दो बता दिए। क्या है, क्या है कि मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करता हूं, मैं जानता हूं और मुझे भरोसा है कि आप लोग एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे, ठीक है ना। और आप लोगों को ऐसे ही लिखना होगा। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर में, देखिएगा कि एंड गेट को समझाइए। अब एंड गेट देखिए बहुत आसान होता है, ठीक है ना। एंड गेट का बताते हैं कि इन पे जो इनके इनपुट है ना वह 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं लेकिन इनके आउटपुट हमेशा 1 होंगे। और इसका क्या करना है, इसका आप लोग को ऐसे बना देना है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, एंड गेट ऐसे कर दीजिएगा। ये आपका हो गया सिंबल। यहाँ से आप लोग लिख देंगे y बराबर यहाँ AB लिख देंगे। बस ऐसे फिगर बना देने हैं और आप लोग क्या करना है, बूलियन व्यंजक लिख देना है। 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ एंड गेट दे और गेट दे, नोट गेट दे, आपको सभी का कंप्लीट करना है। आपको लॉजिक गेट का, ठीक है ना, आपको लॉजिक गेट का सारा चीज क्या करना है, सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छे से तैयार करना होगा क्योंकि 2 नंबर के सवाल बन जाएंगे। यहाँ से आते हैं 5वां नंबर में, माध्यम की चुंबकशीलता को समझाइए, ठीक है ना। माध्यम की चुंबकशीलता। अब देखिए माध्यम की चुंबकशीलता क्या होती है ना, हम बताते हैं कि मान लीजिए कि किस कोनो भी पदार्थ की जो होता है ना उसकी चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना। मान लीजिए कोनो भी माध्यम की जो होता है उसका चुंबकीय प्रेरण और उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता के अनुपात को क्या बोलते हैं, हम लोग चुंबकशीलता बोलते हैं। देखिए म्यू बराबर, ठीक है ना, म्यू बराबर आप लोग याद रखिएगा, म्यू बराबर फॉर्मूला होता है B/H, ठीक है ना। म्यू बराबर फॉर्मूला कितना होता है, B/H होता है। और म्यू का जो मान होता है मेरे भाई ना वह आपका होता है 4 पाई गुना 10 के पावर माइनस का 7 है। और यहाँ से हेनरी आप प्रति क्या हो जाता है, ये ध्रुव परबल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए तो किसी भी देखिए मतलब स्थान का जो चुंबकीय प्रेरण B और उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता H के अनुपात को क्या बोलते हैं, उस माध्यम की चुंबकशीलता बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। यहाँ से म्यू बराबर B/H आप लोग इस परिभाषा से आप लोग लिख सकते हैं। जब इसको PDF के तौर पे देंगे ना तो आप लोग को वहाँ पर आराम से मिल जाएगा। यानी आप लोग को जो देखिए, आप लोग को यदि PDF लेना होगा ना तो जाएंगे प्ले स्टोर पे, स्टडी विथ डेडिकेशन SWD, ये पूरा ऐप का नेम है, ठीक है ना। देखिए ये वाला यहाँ से लेके ये तो पूरा क्या है, ऐप का नेम है। आपको प्ले स्टोर पर सर्च मारना होगा और ये कॉन्टेक्ट नंबर है। मान लीजिए कोई दिक्कत होता है, ऐप नहीं खुल रहा है या कोई भी अन्य प्रॉब्लम होता है
है तो इन दोनों में से किसी एक नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये आप लोग समझ गए कि एंड गेट क्या होता है, ये आप लोग समझ गए। 6 नंबर में आते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष को समझाइए। अब प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, देखिए 2 बार अपवर्तन होगा और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। याद रखिएगा, इसमें आप लोग प्राथमिक में याद रखिएगा, देखिए प्राथमिक मतलब याद रखिएगा प्रथम, ठीक है ना। प्राथमिक मतलब याद रखिएगा प्रथम, हाँ प्रथम मतलब याद रखिएगा 1 बार, ठीक है ना। प्रथम मतलब क्या याद रखिएगा 1 बार, मतलब प्राथमिक इंद्रधनुष में, ठीक है ना, प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होगा लेकिन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन 1 के बार होगा। याद होगा, बताइए। प्राथमिक मतलब याद रखिएगा, प्राथमिक मतलब प्रथम, प्रथम मतलब पहला, ठीक है ना। यानी प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होगा, 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, तो ऐसे इंद्रधनुष को क्या बोलते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष हम लोग बोलते हैं। यदि यहाँ द्वितीय को बोल देगा तो 2 बार अपवर्तन, 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, मतलब नामे में है। देखिए 2 बार अपवर्तन तो फिक्स है, ठीक है ना। 2 बार अपवर्तन प्राथमिक में भी होगा और द्वितीयक में भी होगा। अंतर कहाँ होता है, अंतर होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में। तो आपको देखिए प्रथम में याद रखना है 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और द्वितीयक में याद रखना है 2 बार, बस यहाँ से हो गया। आप लोग परिभाषा रटना नहीं है, लॉजिक से थोड़ा मोड़ा ट्रिक लगा के याद करिए कि प्राथमिक इंद्रधनुष किसे बोलते हैं, कि ऐसा इंद्रधनुष जौना में समझिए ना कि 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, उसे प्राथमिक कहते हैं। और द्वितीयक में 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यहाँ से हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बताइएगा 7 नंबर में कि बोर के सिद्धांत को 2 कमियां लिखे। और बोर के सिद्धांत जानते हैं, बोर के सिद्धांत 2 कमियां क्या है कि बोर के सिद्धांत मतलब बोर जो वैज्ञानिक थे वो बोले थे ना कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वह वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, लेकिन यह ऐसा हर एक जगह पॉसिबल नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का ज़्यादातर कक्षा देखा गया है कि वह दीर्घ वृत्ताकार ही होता है। तो इनके कुछ बहुत सारे कमियां थे, तो हम यहाँ से आपको क्या करेंगे, यहाँ से आपको बढ़िया से 4-5 को लिख के PDF दे देंगे, वहाँ से आप लोग इसको लिख लेंगे। अब बताइए 8वां नंबर, नमन कोण की नमन कोण से क्या समझते हैं, बताइए। तो बताइए किसी मतलब कि कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोनो चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है ना, मतलब चुंबकीय या मयोतर में चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज के बीच में जो एंगल बनता है उसे नमन कोण कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। मान लीजिए कोनो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वह और उसके क्षैतिज के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, नमन कोण बोलते हैं। 9 नंबर में आ जाइए, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष नहीं, निकट दूर जरा सब आपको बताएं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि वस्तु निकट की वस्तु को ही देख पाता है, दूर को नहीं देख पाता है, और इसका उपचार जो है हम लोग अवतल लेंस से करते हैं। बस यही लिख देना है कि निकट दृष्टि दोष से हम यही समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष में जो व्यक्ति होता है वह निकट की वस्तुओं को देख पाता है और दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, तथा इस क्या बोलते हैं दोष का जो उपचार होता है हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस से करते हैं। यही आपका क्या है, निकट दृष्टि दोष है। बहुत आसान है। अब 10 नंबर में आ जाइए कि फैक्स से आप क्या समझते हैं। देखिए फैक्स क्या होता है ना कि इसका पूरा फुल फॉर्म होता है फैक्सिमाइल मशीन, ठीक है ना। क्या होता है फैक्सिमाइल मशीन, यानी मतलब समझिए कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, क्या है, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, और उस डॉक्यूमेंट का हुबहू कॉपी क्या करना है ना कि हमको कहीं पटना दिल्ली कहीं भेजना है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं फैक्सिमाइल वही होता है, ठीक है ना। FAX का होता है फैक्स, ठीक है ना, फैक्सिमाइल होता है और यहाँ M से आगे लगा देंगे मशीन, ठीक है ना। तो फैक्सिमाइल होता है मतलब कॉपी, ठीक है ना। फैक्स का मतलब होता है फैक्सिमाइल मतलब कॉपी, सेम टू सेम, ठीक है ना। क्या होता है, सेम टू सेम। हाँ, और मशीन का काम क्या होता है कि मतलब उसको भेजना, ठीक है ना। तो आपका यही हो जाएगा। 10 क्वेश्चन आप लोग हम समझा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो में आप लोग इसके कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा कि आपको समझ में आया नहीं आया, लेकिन हाँ जोश जुनून वो ठंडा मत होने दीजिएगा, यही समय है, ठीक है ना। बस आप लोग अपने दिल में चिंगारी विश्वास जिंदा रखिएगा। बस 8 दिन बचा है, ठीक है ना, मुश्किल से 7 से 8 दिन बचा है। पूरा मेहनत आप लोग लगा दीजिए, पूरा दम लगा दीजिए और आप लोग याद करते रहिए। आप लोग रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं दूसरे क्लास में, तब तक आप इसको तैयार करेंगे। जय हिंद।